पकड़ती है और खींचते हुए रसोई में लाती है। फिर शारदा एक बाल्टी में नीलम का मुंह डुबाने लगती है। मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मेरी सांस फूल रही है। क्यों? तुझे अपने मायके जाना था ना, और मेरे बेटे से बात करना शुरू कर दिया है ना तुमने। ले अब मजा चख। नीलम की चीख सुनकर प्रीति रसोई में आती है और नीलम को शारदा से बचाने की कोशिश करती है। छोड़ो दादी, मेरी मम्मी को छोड़ो। ये तुम मेरी मम्मी के साथ क्या कर रही हो? बेटी, मम्मी ठीक है, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, तुम कमरे में जाओ बेटी। नहीं मम्मी, मुझे सब पता है। दादी तुम्हें परेशान कर रही है ना। रुको दादी, मैं ये बात पापा को बताती हूँ। अच्छा, तो तू भी अपनी माँ की तरह मुझसे बैर लेना चाहती है? अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। शारदा नीलम को छोड़कर रसोई से मिर्च पाउडर का डिब्बा उठाती है और जबरदस्ती प्रीति का मुंह खोलकर उसके मुंह में लाल मिर्च पाउडर भर देती है, जिससे प्रीति का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और प्रीति चीखने लगती है। माँ, माँ, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। मम्मी देखो ना, दादी ने मेरे साथ क्या किया। तुम दोनों माँ बेटी अगर इस घर में सुकून से रहना चाहती हो तो जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही रहना पड़ेगा, वरना आज तो सिर्फ मिर्च पाउडर खिलाया है, अगले दिन पूरे शरीर में मिर्च पाउडर रगड़ कर तेज धूप में खड़ा कर दूंगी। समझ आया? माँ जी, आप जैसे कहेंगी मैं और मेरी बेटी उसी तरह रहेंगे। मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई। शारदा मुंह ऐंठ कर रसोई से चली जाती है। वहीं नीलम प्रीति का मुंह धुलवाकर उसे शहद खिलाती है। बेटी, दादी मम्मी के साथ मजाक करती है, तुम ये बात कभी किसी से मत कहना, पर अब इस बात को भूल जाओ। मेरी प्यारी बेटी हो ना तुम। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम हॉल में बैठी शारदा खिड़की से नीरज को घर की तरफ आते हुए देखती है। नीरज घर आ रहा है, यही सबसे अच्छा मौका है नीरज की नजरों में अच्छा बनने का और बहू को गिराने का। आखिरकार मैं सास हूँ, मेरा पद हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। इतना कहकर शारदा कमर पर हाथ रखकर झाड़ू मारने का नाटक करने लगती है। तभी नीरज घर में आता है। आई माँ, कमर टूट गई रे। अब पहले वाली बात नहीं रही शरीर में कि फटाफट घर का काम कर लूं। दो काम करने में सांस फूल जाती है। माँ, ये क्या कर रही हो तुम झाड़ू क्यों मार रही हो? नीलम कहाँ है? नीलम से कहो, वो झाड़ू मार देगी। अरे बेटा, बहू को क्या कहें। बहू से कहा कि बहू शाम हो गई है, जरा घर की साफ सफाई कर दे, तो कहती है अरे बुढ़िया, मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ कि घर की साफ सफाई करूँ? जा यहाँ से, मैं नहीं करूँगी। तो बेटा मैंने सोचा कि मैं ही थोड़ी साफ सफाई कर दूं। माँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीलम कहाँ है? मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। नीलम, ए नीलम, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। नीरज की आवाज सुनकर नीलम और प्रीति बाहर आती है। क्या हुआ जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? ये घबराने का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझ में आया? तुमने माँ से क्या कहा? माँ जी से तो मैंने कुछ नहीं कहा। और माँ जी, आप ये झाड़ू लेकर क्यों खड़ी हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने घर की साफ सफाई की है। झूठ क्यों कहती है बहू? तूने ही तो मुझसे कहा कि तू घर की साफ सफाई नहीं करेगी, तो मैं कर रही हूँ। नीरज गुस्से में नीलम को थप्पड़ मार देता है, जिससे नीलम और प्रीति रोने लगती हैं। ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो और आइंदा से मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें मायके पहुँचा दूंगा। अब ये झाड़ू उठाओ और पूरे घर की साफ सफाई करो। नीलम चुपचाप रोते हुए झाड़ू लेती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। नीलम ऐसे ही अपने साथ होने वाले सारे दुख और अत्याचार सहते हुए अपने दिन गुजारती है। वहीं दूसरी तरफ आज शहर में आरव का जन्मदिन होता है। हैप्पी बर्थडे मेरे पोते जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे बेटा, ये प्रसाद लो। मीनाक्षी आरव को प्रसाद खिलाती है। आज मेरा बर्थडे है, मुझे आप लोगों से पार्टी चाहिए। और पापा, उस पार्टी में मुझे बड़ी मम्मी, बड़े पापा और मेरी बहन भी चाहिए, समझे आप? अच्छा ठीक है, पर पहले पार्टी की तैयारी तो हो जाने दो, फिर देखते हैं। अरुण और अनन्या मिलकर पूरे घर को बर्थडे थीम में डेकोरेट करते हैं। फिर शाम के समय अनन्या खाना बनाती है और मेहमानों को बुलाती है। थोड़ी देर में सभी मेहमान आ जाते हैं और केक कटिंग की तैयारी चल रही होती है। आरव, अब जल्दी केक कटिंग करो, सब तुम्हारी केक कटिंग का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं केक कटिंग नहीं करूँगा। मैंने कहा था कि मुझे मेरी गांव वाली फैमिली भी मेरे बर्थडे में चाहिए। वो लोग कहाँ हैं? पहले उन्हें बुलाओ। बेटा, वो लोग तो गांव में रहते हैं ना, इतनी जल्दी वो शहर कैसे आएंगे, तुम ही बताओ। तो आप लोगों ने उन्हें पहले क्यों नहीं बुलाया? मुझे उनके साथ केक काटना है। अरे बेटा, अब और क्या कर सकते हैं, इतनी जल्दी तो वो यहाँ आ नहीं पाएंगे। केक कटिंग कर लो, हम उनसे बाद में मिल लेंगे। अच्छा ठीक है, पर आप पहले उन्हें वीडियो कॉल कीजिए, मैं वीडियो कॉल में उनके सामने केक काटूंगा। बच्चे का दिल रखने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। भैया से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि पूरे परिवार को वीडियो कॉल पर दिखाए। अरुण नीरज को वीडियो कॉल करता है।
और सारी बात बताता है। बात सुनकर नीरज पूरे परिवार के साथ वीडियो कॉल पर आ जाता है। अरे छोटे, अगर आप लोगों ने हमें 1 महीना पहले बता दिया होता तो हम समय से निकलकर अपने बेटे के बर्थडे में जरूर आते। पर बेटा कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द तुमसे मिलेंगे। तुम अभी केक काटो। आरव जल्दी केक काटो वरना केक पिघल जाएगा। हैप्पी बर्थडे आरव बेटा। जब तुम अपनी बड़ी मम्मी से मिलोगे ना तो बड़ी मम्मी तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट भी देंगी। आरव अपने पूरे परिवार के साथ केक कटिंग करता है। फिर सभी मिलकर आरव का जन्मदिन अच्छे से मनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर अरुण आरव को स्कूल से लेकर घर लौटता है। अरे इसकी छुट्टी थोड़ी देर से होती है, आप इस बदमाश को इतनी जल्दी क्यों लेते आए? अब तुम्हारी दोपहर की नींद खराब होने का वक्त आ गया है। इस बदमाश की समर वैकेशन पड़ गई है, इसीलिए दोपहर में ही छुट्टी हो गई। याहू! अब आरव को कोई नहीं रोक सकता है। अब तो आरव खूब मस्ती करेगा। इतना कहकर आरव पूरे हॉल में यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है। हे भगवान, अब इसे कौन संभालेगा? अब ये जरूर यहाँ वहाँ तोड़फोड़ और इधर उधर घूमना शुरू कर देगा। अरे बहू, गर्मियों की छुट्टी में अब बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? मैं तो कब से गर्मी की छुट्टी का इंतजार कर रहा था ताकि मैं जी भरकर अपने पोते के साथ खेल सकूं। कम ऑन दादी, कम ऑन दादाजी, चलो खेलते हैं। आरव अपने दादा दादी के साथ खेलने लगता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन दोपहर के वक्त आरव, हेमंत और मीनाक्षी खेल रहे होते हैं। तभी अनन्या सभी के लिए ठंडा आम पना बना कर लाती है और सभी आम पना पीने लगते हैं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे ऑफिस में भी गर्मियों की छुट्टियां मिली हैं, तो क्यों ना हम सभी कहीं घूमने चलें? हाँ हाँ, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। आप लोग मुझे घुमाने कहाँ लेकर जा रहे हैं? अच्छा बताओ, हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें गांव चलना चाहिए। इसी बहाने हम अपने परिवार वालों से मिल लेंगे और गांव भी घूम लेंगे। बहु, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर गांव गए हमें बहुत समय हो गया है। अब शायद हम लोग और आरव गांव में रह भी ना पाए। पापा जी, अब गांव ने भी काफी तरक्की कर ली है। गांव में सारी व्यवस्थाएं हैं और अगर हम कभी गांव जाएंगे ही नहीं तो हम अपने परिवार से मिलेंगे कैसे और आरव अपना गांव देखेगा कैसे? बहू बिल्कुल सही कह रही है। इसी बहाने मैं भी अपनी जेठानी से मिल लूंगी और बहू भी अपनी जेठानी से मिल लेगी। दोनों परिवार मिल लेंगे। तो फिर ठीक है, मैं गांव की टिकट करवा देता हूँ। आप लोग पैकिंग करना शुरू कीजिए। अरुण तत्काल पूरे परिवार की गांव की टिकट करवाता है। अगले दिन पूरा परिवार तैयार होकर रेलवे स्टेशन आता है और ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन चलना शुरू होती है। मम्मी पापा, क्या आप लोगों ने बड़ी मम्मी को बता दिया है कि हम आ रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैं भैया को सरप्राइज देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा किया पापा आपने। मैं भी प्रीति को सरप्राइज दूंगा। खिड़की से बाहर के नजारों और रेलगाड़ी के सफर का लुत्फ उठाते हुए पूरा परिवार अपने गांव के स्टेशन पहुंचता है और फिर पूरा परिवार पैदल ही रामलाल और शारदा के घर के दरवाजे पर आता है। बड़े भैया, जरा दरवाजे पर नजर घुमाइए, आपसे मिलने कोई आया है। हेमंत की आवाज सुनकर पूरा परिवार दरवाजे की तरफ मुड़ता है, जहां अपने शहर वाले परिवार को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वहीं शारदा का मुंह बन जाता है। अरे मेरे छोटे भाई हेमंत, तू यहाँ कैसे? तूने तो दिल खुश कर दिया यार। शारदा, जल्दी जाओ, आरती की थाली लाओ, मेरे छोटे भाई का परिवार आया है। प्रीति, तू तो मुझसे मिलने नहीं आई। देख, मैं तुझसे मिलने चला आया हूँ। बहुत अच्छा किया भैया। अब मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाऊंगी और अपनी सहेलियों से मिलाऊंगी। नमस्ते जेठानी जी, आप तो हमें भूल ही गई थी। ना कोई फोन कॉल ना कुछ। नहीं नहीं देवरानी जी, आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। आप लोगों के बिना तो हमारा परिवार पूरा ही नहीं होता है। बड़े आए परिवार वाले, गर्मी की छुट्टी पड़ी नहीं और मुंह उठाकर यहाँ चले आए। शारदा चेहरे पर झूठी हंसी रखकर पूरे परिवार की आरती उतारती है और फिर पूरा परिवार घर में आता है। अरुण, तुझे मुझे बताना चाहिए था कि आप लोग आने वाले हैं। मैं स्टेशन से यहाँ आने तक की कोई व्यवस्था कर देता। आप लोगों को पैदल नहीं आना पड़ता और आप लोगों का कमरा भी तैयार करवा देता। अरे भैया, हम कौन से बाहर के लोग हैं जो हमारे लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी, और कमरा तो हम सब मिलकर अपना खुद ही तैयार कर लेंगे। आप बस हमें कमरा दिखा दीजिए। आइए देवर जी, देवरानी जी, माँ जी, पापा जी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। नीलम हेमंत और मीनाक्षी को उनका कमरा दिखाती है। फिर नीलम अपनी देवरानी, देवर और आरव को उनके कमरे में लेकर आती है। बड़ी मम्मी, मुझे नहाना है। गर्मी की वजह से पूरा शरीर चिपचिपा हो रहा है।
हाँ हाँ भाभी, नहाना तो मुझे भी है। देवर जी, घर में भी नहाने की व्यवस्था है और गांव में ट्यूबवेल भी है जिसमें बर्फ की तरह ठंडा पानी आता है। आप जहाँ चाहे वहाँ नहा सकते हैं। हम गांव के ट्यूबवेल पर ही नहाएंगे। घर में तो हमेशा ही नहाते आए हैं। अरुण आरव को लेकर गांव के ट्यूबवेल पर नहाने चला जाता है और दोनों बाप बेटे मजे से ट्यूबवेल पर नहाने लगते हैं। वहीं अनन्या की नजर नीलम के हाथों और गर्दन पर पड़े लाल निशानों पर पड़ती है। जेठानी जी, ये हाथ और गर्दन पर इतने लाल निशान कैसे हैं? आपको कोई मारता है क्या? अरे नहीं देवरानी जी, मुझ पर कोई हाथ नहीं उठाता। गर्मी बहुत पड़ गई है ना, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत खुजली होने लगती है। तब मैं खुद ही अपने हाथों से रगड़ देती हूँ, इसलिए ऐसे निशान बन जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप नहाकर तैयार हो जाइए, तब तक मैं आप लोगों के लिए खाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर नीलम कमरे से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में शारदा, मैं कुछ मिठाइयाँ और नमकीन वगैरह लेकर आता हूँ। मेरे छोटे भाई के परिवार की खातिरदारी में कोई कमी मत छोड़ना। उन्हें गांव का देसी खाना और घी खिलाकर मोटा तगड़ा कर देना। इसीलिए तो वो भूखे नंगे आए हैं, गर्मी की छुट्टी में अपना राशन बचाकर हमारे घर का खर्च बढ़ाने के लिए। थोड़ा जुबान संभाल कर बात करो शारदा। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा भाई भूखा नंगा गरीब है, उसका बेटा शहर में काम करता है और पूरे परिवार का खर्च अकेले संभालता है। इतने सालों के बाद वो यहाँ गांव में सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में हमसे मिलने आए हैं। आइंदा तुम्हारी जुबान से उनके बारे में कुछ उल्टा सुना ना मैंने तो होश ठिकाने लगा दूंगा तुम्हारे। इन भूखों नंगों की वजह से इन्होंने मुझे डांटा, इसलिए मुझे अपनी देवरानी और इसका परिवार पसंद नहीं है। ये लोग तो शहर चले गए और मैं यहाँ गांव में ही रह गई, मनहूस कहेंगे। रामलाल घर से निकलता है और अपने छोटे भाई के परिवार की खातिरदारी के लिए चीजें लाकर नीलम को दे देता है और नीलम तेज धूप में खाना बनाने लगती है। तभी पूरा परिवार नहा धोकर तैयार होकर अपने अपने कमरों से बाहर निकलता है। जेठानी जी, इतनी तेज धूप में घर के बाहर चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? आप लोग जेठानी जी के लिए गैस चूल्हा क्यों नहीं लेकर आते? अरे बहू, गांव में मिट्टी का चूल्हा ही चलता है और तेरी जेठानी को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना ही पसंद है। नीलम खाना बनाकर सभी को जमीन पर बिठाकर खाना खिलाती है। चलिए भाई, मैं आप लोगों को अपना खेत दिखाता हूँ। काफी अच्छी फसल है हमारे खेत की। ठीक है, आप लोग खेत देखने चाहिए, मुझे थोड़ा आराम करना है। पूरा परिवार खेत की तरफ निकलता है। वहीं अनन्या चुपके से रसोई में आती है और वहाँ पड़ा चूल्हा जलाकर ढेर सारी लाल मिर्च डाल देती है और घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बाहर से बंद कर देती है। मेरी जेठानी की सास मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवाती है ना, अब आपको सबक मिलेगा। अनन्या अपने पूरे परिवार के साथ खेत चली जाती है। वहीं चूल्हे से निकल रहे तीखे धुएं से शारदा की आंखें लाल हो जाती हैं और शारदा खांसने लगती है। हे भगवान, इतना खतरनाक धुआं! इस धुएं को कोई बंद करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नीलम बहू, बंद कर अपना चूल्हा। अरे कोई सुनता क्यों नहीं मेरी बात? थोड़ी देर में शारदा की बुरी हालत हो जाती है। तभी अनन्या पूरे परिवार के साथ घर लौटती है। ये पूरे घर में चूल्हे का धुआं कैसे फैला हुआ है? मैं तो रसोई आंगन में बनाती हूँ। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, जल्दी खिड़की दरवाजे खोलिए, वरना मैं तो भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। अनन्या सभी खिड़की दरवाजे खोलती है। घर का सारा धुआं बाहर निकलता है और शारदा अपनी सांस संभालते हुए अपने कमरे में चली जाती है। देखा आप लोगों ने, ये चूल्हे का धुआं कितना खतरनाक है। अब पहले जैसी लकड़ियाँ और पहले जैसा मौसम नहीं रहा कि चूल्हे पर रसोई बने। अब गैस चूल्हा खरीद लीजिए, वरना किसी दिन घुटन की वजह से कोई दुर्घटना हो जाएगी। अरे मुझे तो कभी नीलम ने बताया ही नहीं कि चूल्हे के धुएं से इतनी परेशानी होती है, वरना मैं तभी खरीद देता। नीरज तुरंत गैस चूल्हा मंगवाता है और गैस सिलेंडर भी ले आता है और रात का खाना नीलम रसोई में गैस चूल्हे पर बनाती है। हो ना हो, ये दुआ बहू ने ही किया होगा, पर अगर मैं कुछ कहती हूँ तो मेरे पागल पति गुस्सा हो जाएंगे कि मैं उनके छोटे भाई के परिवार के सामने झगड़ा करना चाहती हूँ। ऐसे ही रात होती है। सभी के सोने के बाद रसोई साफ कर रही नीलम के पास शारदा आती है और नीलम को जोरदार थप्पड़ मारती है। माँ जी, आपने मुझे क्यों मारा? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अपनी देवरानी के आने का फायदा उठाकर पूरे घर में धुआं तूने ही किया था ना, ताकि तू गैस चूल्हा मंगवा सके। पर एक बार मेरी देवरानी को जाने दे, मैं तुझसे ये गैस चूल्हा छीन लूंगी। इतना कहकर शारदा चली जाती है और अगले दिन अनन्या नीलम के गाल पर थप्पड़ का निशान देखती है। जेठानी जी, आपके गाल पर थप्पड़ का निशान कैसे बना? वो देवरानी जी, कल रात कमरे में मच्छर घुस आए थे। नींद में मैंने एक मच्छर को मारा तो मेरे गाल पर ही निशान बन गया। मुझे पता है जेठानी जी, झूठ कह रही हैं। बस ये नहीं पता कि इन्हें जेठ जी ने मारा है या सासू माँ ने। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम नीलम आंगन में सबको चाय नाश्ता करा रही होती है। तभी शारदा मूंग दाल का हलवा लेकर आती है। भाभी, आपकी बहू तो बड़ी गुड़ी है,
जब से हम आए हैं हमारा बहुत ध्यान रख रही है। इसीलिए तो मैं अपनी बहू के लिए मूंग दाल का हलवा बना कर लाई हूँ। ले बहू, चख कर बता कैसा बना है। जेठानी जी, आपको पहले माँ जी को हलवा खिलाना चाहिए। हाँ हाँ देवरानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। माँ जी, पहले मैं आपको हलवा खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, मैं खुद कैसे खा सकती हूँ। अरे थोड़ा सा ही खाइए, पर पहले मैं आपको खिलाऊंगी। इतना कहकर नीलम शारदा को हलवा खिलाती है और अनन्या तुरंत हलवे की कटोरी नीलम से ले लेती है। जेठानी जी, अभी हलवा मैं खाऊंगी, फिर आपको दूंगी, क्योंकि मुझे मम्मी जी के हाथों का हलवा खाने का बहुत मन है। ठीक है देवरानी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहू, तुझे कैसे दिक्कत होगी? दिक्कत तो मुझे हो गई है हलवे में मिले जमाल गोटे से। मैं तो खुद ही के खोदे गड्ढे में गिर गई। शारदा चुपचाप पेट पकड़कर भाग जाती है। वहीं अनन्या सबकी नजरों से बचकर हलवा फेंक देती है। हलवा बड़ा टेस्टी था, मैं तो एक बार में पूरी कटोरी खा गई। अच्छा हुआ मैंने सासू माँ को हलवे में जमाल गोटा मिलाते हुए देख लिया था। बढ़िया ही मेरी जेठानी को परेशान करने वाली। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार गांव की नदी के किनारे पिकनिक मनाने आया होता है। सभी मर्द नदी में नहा रहे होते हैं और नीलम कीचड़ से थोड़ी दूर खड़ी सभी को देख रही होती है। वाह पापा, इस नदी में तो स्विमिंग पूल से ज्यादा मजा आ रहा है। संभल कर बेटा, संभल कर नहाओ। ये बहू बड़ा खुश हो रही है ना। पास में ही कीचड़ पड़ा हुआ है, क्यों ना इसे धक्का देकर कीचड़ में गिरा दूं, फिर सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाएगी, मजा आएगा। शारदा नीलम को धक्का देने के लिए नीलम की तरफ बढ़ती है। वहीं थोड़ी दूर खड़ी केला खा रही अनन्या शारदा को देख लेती है। अच्छा, तो मेरी जेठानी की सास मेरी जेठानी को धक्का देकर कीचड़ में गिराना चाहती है। अभी मैं इन्हें मजा चखाती हूँ। अनन्या शारदा के रास्ते में केले का छिलका फेंक देती है और छिलके पर फिसलकर शारदा खुद ही कीचड़ में गिर जाती है। अरे वो देखो, दादी तो पूरी कीचड़ कीचड़ हो गई। दादी तो कीचड़ मैन बन गई, कीचड़ मैन। कहा मैं बहू की बेइज्जती करना चाहती थी और मेरी ही बेइज्जती हो गई। इस बहू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों देवरानी जेठानी गांव के आम के बागीचे में सावन का झूला झूल रही होती हैं। वाह जेठानी जी, इस सावन के झूले पर तो बड़ा मजा आ रहा है। देवरानी जी, ये गांव में हम औरतों का सबसे पसंदीदा झूला होता है। गांव की हर औरत सावन का झूला झूलती है। तभी गांव में घूमते हुए शारदा की नजर दोनों देवरानी जेठानी पर पड़ती है। ये दोनों देवरानी जेठानी कुछ ही दिनों में बहुत करीब आ गई है। कहीं नीलम बहू ने अपनी देवरानी को मेरी सारी सच्चाई तो नहीं बता दी है? हाँ, जरूर इसने मेरे बारे में अपनी देवरानी को बता दिया होगा। तभी इसकी देवरानी ने घर में गैस चूल्हा लाने की बात की और उस दिन जमाल गोटे वाला हलवा भी पहले मुझे खिलवाया। आज रात को ही बहू से पूछती हूँ। ऐसे ही पूरा दिन बीतता है और रात के 2 बजे शारदा हाथ में चप्पल लेकर नीलम को बालों से खींचती हुई घर के बाहर निकलती है। करमजली, तूने अपनी देवरानी को ये बताया है कि मैं तुझे मारती पीटती हूँ? हाँ नहीं नहीं माँ जी, मैंने देवरानी जी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, तो फिर हर बार वो तेरी तरफदारी कैसे करती है? मुझे नहीं पता माँ जी, पर मैंने देवरानी जी को कुछ नहीं बताया है, मेरा यकीन कीजिए। बहू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पति से बात करे, तो फिर मेरे बारे में अपनी देवरानी को कैसे बता सकती है? मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। खबरदार जो मेरे बारे में किसी को बताया, वरना और मारूंगी। नीलम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं घर की बालकनी में खड़ी अनन्या ये सब देख लेती है। मेरी जेठानी की सास को बहुत खुजली मची हुई है। मेरी जेठानी को परेशान करने की ना, अब मजा आएगा जब ये सबके सामने खुजली डांस करेंगी। अगले दिन शारदा बाथरूम में नहा रही होती है। तभी हाथों में दस्ताने पहने और खुजली के पत्ते लिए अनन्या कमरे में आती है। यह है गांव में मिलने वाला खुजली वाला पत्ता। अब इस एक पत्ते का कमाल देखना। इतना कहकर अनन्या शारदा की पहनने वाली साड़ी में खुजली के पत्ते को अच्छे से रगड़ देती है और चुपचाप कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर में शारदा बदन खुजलाते हुए हॉल में आती है। क्या हुआ जेठानी जी, कितने दिनों से नहीं नहा रही है जो बदन में खुजली होने लगी है? चुप रहिए देवरानी जी, वैसे ही मैं इस खुजली से परेशान हूँ और आप मजाक कर रही हैं। मैं भी दादी के साथ खुजली डांस करूँगा। आरव और प्रीति शारदा का मजाक उड़ाते हुए खुजली डांस करने लगते हैं। वहीं शारदा का पूरा शरीर खुजलाने की वजह से लाल हो जाता है। शांत हो जाओ बच्चों। माँ, तुम तुरंत ठंडे पानी से नहाओ। अगर आराम हो गया तो ठीक, वरना हम डॉक्टर के पास चलेंगे। शारदा तुरंत नहाती है। इससे शारदा को थोड़ी राहत मिलती है और दोपहर के वक्त नीलम अनन्या के कमरे में आती है। देवरानी जी, कहीं आप ही तो सासू माँ को परेशान नहीं कर रही है ना? देखिए, सच सच बताइएगा, क्योंकि पूरे घर में और कोई नहीं है जो सासू माँ को परेशान करे। हाँ जेठानी जी, मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि सासू माँ आपको परेशान करती हैं।
देवरानी जी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और आज से आप माँ जी को परेशान मत कीजिएगा। इतना कहकर नीलम कमरे से निकल जाती है। वहीं कमरे के बाहर छिपी शारदा सारी बात सुन लेती है। बस एक दिन मौका मिले इस बहू को तो मैं गरम पलटे से ऐसा मारूंगी कि किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। तब देखती हूँ इसकी देवरानी क्या करती है। ऐसे ही एक दिन नीलम को अकेले पाकर शारदा गरम पलटे से नीलम की पीठ पर मार रही होती है। तेरी देवरानी की इतनी हिम्मत कि मुझे परेशान करने चली थी। अब देखती हूँ तेरी देवरानी तुझे कैसे बचाती है। तभी कमरे में प्रीति आ जाती है। दादी छोड़ो मेरी मम्मी को। तुम मेरी मम्मी को गरम पलटे से नहीं मार सकती। मैं पापा को सब बता दूंगी। फिर मुझे अपने बाप की धमकी दी। रुक, तुझे भी गरम पलटे से मारूंगी। शारदा प्रीति को गरम पलटे से मारने वाली ही होती है कि तभी अचानक नीरज शारदा का हाथ पकड़ लेता है और पूरा परिवार कमरे में आ जाता है। माँ, तुम हमारी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी बेटी को गरम पलटे से मारती हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ किसी को मारती हूँ। बहू बताओ, क्या मैं तुम्हें मारती हूँ?